हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था। और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई है, तो ये चैप्टर बीच में रुका हुआ था। तो आज हम जितना भी टाइम लगेगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, आज इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आज की हम मैराथन क्लास लेते हैं। ठीक है, 2-3 घंटे में जितने भी है ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए हमारे कुछ गुणधर्मों में आवर्तिता चल रही थी, और वो क्या थे देखते हैं। जैसे कि हमने आवर्तिता को पढ़ा, और आवर्तिता में सबसे पहला जो गुण था वो था परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या के बाद हमने डिस्कस किया था आयनिक त्रिज्या। इनको ये भी बताया था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इनके सबके बारे में हमने डिस्कस डीपली कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट भी थे किसके, आयनिक त्रिज्या के। और यहाँ पर लिखवाया था कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाईं ओर चलने पर जो ऋणायनिक त्रिज्या का मान होता है वो बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धनायनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब देखिए धनायनिक त्रिज्या क्या होती है और ऋणायनिक त्रिज्या क्या होती है, इसको समझाने के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, धनायनिक त्रिज्या किसे कहते हैं और ऋणायनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए एक्चुअल में आप कोई भी एलिमेंट जब लेंगे, एलिमेंट नहीं, यहाँ पर कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ज़्यादातर लेते हैं, यानी कि द्विपरमाणुवीय अणु हम लेते हैं। जैसे HCl हो गया, क्या हो गया अभी, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, H2O भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, H2O क्यों, क्योंकि ये OH में टूट जाता है। ठीक है, CaCO3 चल सकता है। इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर यहाँ पर हुआ, अब उस कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में जब हम लाते हैं तो सिंपल सी बात है, जब आयनिक फॉर्म में वो आएगा तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं HCl, ये लिया। आप ये भी जानते हैं कि जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो भाई, और ये आयनिक फॉर्म में जाएगा, या वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है। आयनिक फॉर्म में मतलब H के पास पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाता है Cl के पास और धनात्मक आवेश आ जाता है H के पास। ठीक है, और जब इस तरह से चार्ज आते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं हम धनायन और इसको बोलते हैं हम ऋणायन। अब धनायन की त्रिज्या को हम बोलते हैं धनायनिक त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को बोलते हैं हम ऋणायनिक त्रिज्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ऋणायनिक किसी भी एलिमेंट यानी कंपाउंड या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं क्या, एटम, ठीक है, की परमाणु त्रिज्या ज्यादा होती है या उसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है, ये हमें डिस्कस करना है। हालांकि डिस्कस सब कुछ लिख चुका है ऊपर, बस उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, उसको प्रूव करके दिखाना है कि कैसे उसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी और उसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है, धनायनिक की आयनिक त्रिज्या कम होती है और ऋणायनिक की आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है, अगर देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तब। ठीक है, दोनों में आप जानते हैं या कह सकते हैं, एक तो होता है परमाणु त्रिज्या। देखिए 3 त्रिज्या हो गई, एक तो हो गया आपका परमाणु त्रिज्या, एक तो हो गया परमाणु त्रिज्या, एक आपका होगा आयनिक त्रिज्या। बात समझ आ गई, एक तो परमाणु त्रिज्या हो गया, एक होगा आयनिक त्रिज्या। और आयनिक त्रिज्या में भी ये 2 प्रकार की होगी, एक धनायनिक त्रिज्या और एक हो गया ऋणायनिक त्रिज्या। बात समझ आ गई भाई। तो जो परमाणु त्रिज्या होती है और उसके बाद जो आयनिक त्रिज्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या से आयनिक त्रिज्या छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ध्यान रहे, परमाणु त्रिज्या से जो आयनिक त्रिज्या होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम चलते हैं यहां पर, अगर केस हुआ धनायन का, तो धनायन की तो हमेशा बताता हूं मैं, धनायन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से छोटी होगी। क्या बोला मैंने, धनायनिक त्रिज्या, किसी भी आयन की धनायनिक त्रिज्या
परमाणु त्रिज्या से हमेशा छोटी होगी। उसके साथ साथ अगर ऋणायनिक की बात करें तो मोस्टली केसेस में 99% केसेस में जो ऋणायनिक त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या से कम होती, सॉरी ज्यादा होती है। ठीक है, कम ये होगी धनायनिक त्रिज्या और अधिक होगी ये ऋणायनिक त्रिज्या। अब क्यों होती है जरा ये देखते हैं, क्यों होती है जरा देखते हैं। ये भी बता देते हैं कि क्यों होती है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद हम किसको पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ेंगे, आयनिक एंथैल्पी मतलब, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जी देखो भाई, मैंने अभी आपने एक मॉलिक्यूल लिया HCl, राइट। HCl मीन्स इसमें दो एटम या एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक है Cl। ठीक है जी, एक Cl होगा एक हाइड्रोजन हो गया, राइट। उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। क्लियर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। और बेटे यहीं पर अगर हम Cl की बात कर दें तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, अरे Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किस तरह से 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन था और वो पहले ही सेल में चला जाता है। सेकेंड थिंग, बात करते हैं Cl की। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7, इस तरह से हो जाता है। आप जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। अब उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इनकी एटॉमिक एक इसके दोनों एलिमेंट का, दोनों एटम का न्यूक्लियस बना देता हूं यहां पर। ये तो है भाई आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, किसका भी, ये मान लेते हैं किसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। और यहां पर मैं बात कर लेता हूं, ये है भाई आपका Cl का न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस भाई, थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियस सेम ही होते हैं लगभग। ये आपके सामने दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये क्या है Cl का न्यूक्लियस है, ये हमने बनाया है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें, आप सभी देख रहे हैं कि इसके अंदर केवल एक ही कोश है। कितने कोश है, एक कोश। तो मैंने इसके चारों तरफ ये दिखा दिया, क्लियर है। आप देख रहे हैं कि इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तीसरी सब सेल में मिलेगा, तीसरे कोश में मिलेगा, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। ये Cl के लिए था और ये हाइड्रोजन के लिए था। ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होती है, या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होती है। बात समझ आ गया। नाभिक से जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। यह बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मोशन कर रहा है, ये एरिया कर रहा है भाई, ठीक है। अब Cl की बात करते हैं। Cl के देखिए पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉन किसी और पेन से भर देते हैं। चलो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसकी अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में हो गए, दूसरे कोश में थे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, अभी बचे ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जाएंगे अगले कोश में। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, और जी एक कहीं भी लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहीं लिखना है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अभी मैंने बताया कि नाभिक से अंतिम कोश में या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, यानी कि वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, राइट। अगर अब बात करते हैं इसकी, और इसकी परमाणु त्रिज्या कोई से भी देखो, बाह्यतम कोश में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके बीच की डिस्टेंस मैंने लिख लिया है एरिया, वही वो इलेक्ट्रॉन, तो ये होगी परमाणु त्रिज्या। किसकी है भाई? ये अलग अलग एलिमेंट की है, अलग अलग परमाणु की है, अलग अलग तत्व की है, यानी कि ये हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या और ये होगी भाई क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या। आई होप ये वाली बात बिल्कुल समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम, बात क्या करते हैं, बात ये करते हैं, देखो क्या होता है। अब जब ये इनके बीच में बॉन्ड बना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये किसने छीन लिया? Cl ने। तो भाई अब आप देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो छीन लिया किसने? कोई एलिमेंट छीन लेगा। जो Cl है, इसके पास पहले Cl था तो Cl ने छीन लिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, हो गया ये वाला, तो अब डिस्टेंस तो इसकी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो अब तो मोशन है ही नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मोशन क्या करेगा? अब तो एक प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन की जितनी भी त्रिज्या होती है वो मानी जाएगी जितनी भी होती है। बात समझ आ गई? ना तो इसके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाएगा, ना एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने डोनेट कर दिया, अब बचा इसके बाद एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में उसकी त्रिज्या बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने के साथ साथ इतने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद इसने क्या करा? फिर अपनी त्रिज्या को छोटा कर लिया। तो जब धनावेश आया, आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उस पर धनावेश आता है, और जब धनावेश आता है तो त्रिज्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। आपने अभी एग्जाम्पल देखा। इसके एग्जाम्पल से ना समझेंगे तो आप किसके एग्जाम्पल समझेंगे? यहां पर NaCl के एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखते हैं, बात करते हैं चलो NaCl की। ठीक है, इससे भी समझ गए होंगे, लेकिन NaCl से और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां पर दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? देखो Cl तो सेम वही रहेगा, बात में आगे भी Cl तो सेम वही रहेगा, बस याद चेंज क्या हुआ है? NaCl। तो Na का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? 11, 2,8,1, और Cl का आपके सामने ये है ही। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने एक न्यूक्लियस बना लिया, एरिया, और इसके चारों तरफ कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। और इन वृत्तीय कक्षाओं में आप जानते हैं कि सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लो जी, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। आप देखते हैं कि सोडियम की दूसरी कक्षा में सेकंड नंबर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने देखा कि द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। बचा तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो लो जी, ये रहा इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। बस आगे आप देखेंगे इसका Cl परमाणु था, इसका क्या, ये क्या है? सोडियम परमाणु। हालांकि यहां पर छोटी मोटी, छोटी बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन जो कक्षाएं होती हैं वो सेम होती हैं सभी में। अब आप देखेंगे कि इसका भी, Cl का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में मोशन कर रहा है, और ये सोडियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में तो दोनों की परमाणु त्रिज्या सेम सेम हो सकती है, बस 19-20 का थोड़ा सा अंतर हो सकता है। वो भी बता देंगे क्यों होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन लगभग इक्वली होंगी। बट अगर बात करें NaCl परमाणु ये रहा, और NaCl परमाणु जब ये बॉन्ड बनाता है और जब बॉन्ड टूटता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को Cl को त्याग देता है, तो Na के पास बचा पॉजिटिव और Cl के पास आ गया नेगेटिव। कब? जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मैंने माना कि भाई पहले परमाणु त्रिज्या कौन सी थी भाई? पहले परमाणु त्रिज्या ये थी,
ये परमाणु त्रिज्या थी, ठीक है। अब मान लेते हैं सोडियम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और जब डोनेट कर दिया तो देखो अब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी एक इलेक्ट्रॉन था खाली, और एक ही ने त्याग दिया, तो अब इस कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो अब जब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन बचे इस कक्षा में। तो इस कक्षा से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लेंगे, मान लेते हैं ये मैंने ले लिया, या ये ले लो, कोई भी ले लो, ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी आयनिक त्रिज्या। देखो ये तो है इसकी परमाणु त्रिज्या, ये या ये यहां को खींच दो, ये हो जाएगी इसकी आयनिक त्रिज्या। अब हमें ये डिस्कस करना है कि आयनिक त्रिज्या में भी कौन सी, धनायनिक त्रिज्या या ऋणायनिक त्रिज्या। भाई आपने देखा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसका मतलब उस पर धनावेश आया, और जब धनावेश आया तो उस पर उसका धनायन बन गया, और जब धनायन बन गया तो धनायन की त्रिज्या क्या कहलाएगी, धन आयनिक त्रिज्या। तो इसको धन आयनिक त्रिज्या ही बोल सकते हैं, धन आयनिक त्रिज्या। क्या बोलते हैं उसको भी, धन आयनिक त्रिज्या उसको बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई भाई? बस तो इस बात को समझना है। अब आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ग्रहण किया, तो इस वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भी इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, और जब ये बढ़ जाएगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या 19-20 का फर्क आ सकता है। 99 केसेस में बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है उसके इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज पर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो इट मीन्स परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों, इफेक्टिव यानी कि परमाणु नाभिक के आवेश जब बढ़ता है तो वो त्रिज्या को सिकोड़ लेता है, और जब सिकोड़ता है तो ऑटोमेटिकली, सिंपल सी बात है, कोई ऐसे करके फैली हुई है और उसको हम छोटी करने का प्रयास करेंगे तो त्रिज्या तो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो यहां पर 99% केसेस में बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो इसमें परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ जाए, घट जाएगा, सॉरी, कभी कभी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जब धनायन का निर्माण होता है तो धनायन का निर्माण होते टाइम उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, और ऋणायन का, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसकी बढ़ भी सकती है, इसकी घट भी सकती है, इसकी रिमेनिंग कांस्टेंट भी रह सकती है, बस 19-20 का फर्क इसमें हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है भाई? तो परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात से। ठीक है भाई, अरे बात समझ आ गई यहां तक? अब चलते हैं हम आगे। जी, अब हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव की बात करते हैं। किसकी भाई? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव की बात कर लेते हैं। क्या होती है आयनन एंथैल्पी, ये देख लेते हैं। ओह शिट, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, एंथैल्पी या आयनन विभव। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी, जो आयनिक त्रिज्या थी। अब हम बात करते हैं किसकी, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव की बात हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो होती क्या है, यहां पर ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अगर यहां पर वो ध्यान नहीं रखा तो फिर आगे की जो आयनन एंथैल्पी होती है, एक
अलग से होती है, एक होती है कहते हैं क्रमिक आयनन एंथैल्पी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक वर्ड आपको रखना है क्या, गैसीय। क्या रखना है, गैसीय। एक वर्ड है यहाँ पर गैसीय, क्योंकि जो परमाणु होगा वो गैसीय परमाणु हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसकी जो बन जाती है किसी गैसीय परमाणु के, क्या बोला मैंने, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, क्या बोला मैंने, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी भी आवश्यक एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। बात समझ आ गया भाई, क्या बोला मैंने, किसी भी गैसीय परमाणु से, लिख देते हैं, चलो एक बार लिख करके वहां पर डिस्कस कर लेंगे। किसी गैसीय परमाणु से किसी गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम उसके बाह्यतम कोश से, कोई भी गैसीय परमाणु है तो किसी गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब उस जो भी आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, उसे आयनन एंथैल्पी, उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, या आयनन विभव कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्या कहते हैं उसको, आयनन विभव कहते हैं। ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ गई भाई। उसको क्या बोलते हैं हम, आयनन एंथैल्पी हम बोलते हैं। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, कोई भी परमाणु है, बस कंडीशन यहां पर है भाई, कंडीशन मत भूल जाना। कंडीशन यहां पर यह है कि जो भी परमाणु हो वो गैसीय अवस्था में हो। बात समझ आ गई, जो भी परमाणु यहां पर है वो गैसीय अवस्था में हो, और गैसीय अवस्था में नहीं है तो वो कुछ अलग हो जाएगा, उसको भी लिखवा देंगे क्या होता है वो। लेकिन यहां पर कंडीशन आपको याद रखनी है कि कोई गैसीय परमाणु यहां पर होना निश्चित है, कंपलसरी है। बात समझ आ गई भी यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जो आयनन एंथैल्पी होती है उसके बारे में तो आपने डिस्कस कर ही लिया है। उसके साथ साथ इसको इसको शो भी करते हैं, किस तरह से करते हैं देखो। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आपके पास एक मेटल है सोडियम, अभी सोडियम का आपने जिक्र भी किया है इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी किसका लिया है, सोडियम का लिया है। बस कंडीशन ये है कि जो वो सोडियम है यहां पर सिंबल लगा देंगे कि वो सोडियम क्या है, गैसीय अवस्था में। यहां पर जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जी का मतलब है गैस। बात समझ आ गया। तो जब इसको हम क्या करेंगे,
इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उसका चार्ज होता है, आवेश होता है। तो हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ गया? और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, लो जी लो, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये निकल गया। बात समझ आ गई भी यहां तक? तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम मिलेंगे आयरन एंथैल्पी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। तो ये क्या है भाई, आई ई, आई से होगा आयोनाइजेशन, ई से हो गया एंथैल्पी। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसको हम बोल देते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, डेल्टा एच से। बात समझ आ गई भी, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं। बात समझ आ गई भाई? तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में यहां से जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एच से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम, डेल्टा एच से। इसका मात्रक क्या होता है, अभी मात्रक भी तो होता है इसका। कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएंगे एक सेकंड के अंदर कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक मतलब आयरन एंथैल्पी के यूनिट, इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है। आदि मैं बताता हूं, आदि आप बताना। किलोग्राम भी लिख सकते हैं, पर कुछ करके है, किलोग्राम पर। यस, कौन बताएगा, देखते हैं। किलो जूल पर मोल इसको कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल प्रति मोल। या इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स। एक इकाई तो इसकी ये हो गई। दूसरी इकाई कौन बताएगा, दूसरी इकाई भी इसकी होती है। इसकी दूसरी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। क्या होती है अब इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल इसकी होती है। बात में आ गया भाई? ये थी आयरन एंथैल्पी के जो भी थे वो थे। उसके साथ साथ बात समझ आ गई भी यहां तक? और यहां तक कोई बात समझ में आई हो तो बताइए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके फैक्टर होते हैं, मतलब कुछ कारक होते हैं। कारक मतलब प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आयनन आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक मतलब किस तरह से बढ़ेगी आयरन एंथैल्पी, किस तरह से घटेगी आयरन एंथैल्पी। तो इसके सबके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले परमाणु त्रिज्या के बेस पर भी होती है। जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या, या कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या छोड़िए, परमाणु त्रिज्या की बात कर लेते हैं या परमाणु साइज की बात कर लेते हैं, परमाणु का आकार जो होता है। ठीक है, तो परमाणु के
आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। बात समझ में आगे भी। मान लेते हैं परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो घटती जाएगी। ठीक है, जितना परमाणु आकार बढ़ता जाएगा उतना उतना क्या होगी भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर है बात समझ में आगे भाई। और बात समझ में आगे भाई, इस बात का ध्यान रखना है। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी घटती जाएगी। ये भी ध्यान रखना आपको। बात समझ भी यहां तक। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। बात समझे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रभाव होता है। स्क्रीनिंग प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आयनोइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी भाई, आपकी घटती चली जाएगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग प्रभाव। दूसरा है स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी आयरन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बताएंगे, आगे आएगा तो वहां पर बता देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है भाई, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही आयरन एंथैल्पी भी आपकी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। वो बढ़ेगा तो वो घटता रहेगा। ये बात समझ में आई किसी के नहीं, ये बताइए। ये बात समझ में आती है तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है कोई भी। बात समझ आ गई भाई, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बताइए। चलिए बात करते हैं। आप कहें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझा देंगे, लेकिन वो इस टॉपिक को कराने के बाद समझा देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाँ, एक और पॉइंट मिल गया है। एक पॉइंट ये कहता है कि देखो जैसे हम जो परमाणु क्या कहते हैं आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर या अप टू राइट अप टू डाउन जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी तो होता है कि जैसे हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर पे, देखो सारे अभी हमने परमाणु त्रिज्या का पढ़ा था तो बाईं से दाईं जाने पर कुछ भी हुआ था, ऐसे ही कुछ और भी पढ़ा था हमने, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर या ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कुछ ना कुछ प्रभाव इसमें पड़ता रहता है। तो वही बात हम करने वाले हैं, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आवर्तों में बाईं से दाईं ओर चलने पर, बाईं से दाईं ओर चलने पर
बाईं से दाईं ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान आयरन एंथैल्पी का मान क्या होता है भाई? आयरन एंथैल्पी का मान घटता जाता है, सॉरी बढ़ता जाता है। हाँ जी, देखिए बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है भाई? ठीक है, ये निकाल भी सकते हैं, ऐसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट से निकाल लेते हैं अगर देखा जाए तो आयरन एंथैल्पी का मान, आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। क्या आता है अभी? बढ़ता जाता है। बात में आ गया? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। चौथे की अगर बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान आयरन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। आयरन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आई होंगी। बताइए, किसी को अगर यहां पर कोई डाउट है तो बता सकता है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है शख्स से, मतलब जैसे मान लेते हैं कोई परमाणु है, उस परमाणु से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोल सकते हैं IE1। कोई परमाणु है, अब उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसको बोलते हैं IE2। कोई वही परमाणु है, उस परमाणु से आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोल देते हैं IE3। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? IE3। तो क्रमिक आयरन एंथैल्पी का क्रम, एक होता है क्रमिक आयरन एंथैल्पी का क्रम, मैं वो लिखवा देता हूं क्या होता है। क्रमिक आयनन एंथैल्पी का क्रम। क्रमिक आयरन एंथैल्पी का क्रम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो आयरन एंथैल्पी होगी बहुत कम होगी, सबसे कम कह सकते हैं। और जो सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन निकल, सिंपल सी बात है भाई, एक को हमने निकाल लिया, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब दूसरे को निकालेंगे तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, ठीक है? तो ठीक है, फिर तीसरे को निकालेंगे तो और भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बस वही क्रमिक आयरन एंथैल्पी का मान ये है कि अगर हम IE1 कर लें, उसके बाद क्या कर लें IE2 कर लें, उसके बाद क्या कर लें भाई IE3 कर लें, IE4 कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हालांकि 3 तक ही रहने दो, बहुत है यही, मोस्टली बुक्स में बस 3 तक ही मिलेगा ज़्यादातर में, तो यही रहने देते हैं। तो IE1 का मान सबसे कम होगा। IE1 का मान क्या होगा भाई? सबसे कम होगा। उससे थोड़ा ज़्यादा अगर होगा तो IE2 का होगा, और उससे ज़्यादा होगा IE3 का। ठीक है, ये क्रमिक आयरन ऊर्जा का मान है, या क्रमिक आयरन एंथैल्पी का मान है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा उसको IE1 कहते हैं। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो उसमें इतनी भी ऊर्जा, उसको IE2 बोलेंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने की कोशिश करेंगे उसमें यूज ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम? I3 बोलेंगे। बात में आगे भी यहाँ तक?
ठीक है, देखिए अब हमारी जो थी क्या थी, आयरन एंथैल्पी वो इतनी है। अब उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, नेक्स्ट। इसमें अब इसको 1 मिनट के लिए पढ़ें और देखें कि कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जल्दी फटाफट। मैं आपका 1 मिनट के लिए वेट करता हूं। जी बताइए जल्दी फटाफट तुरंत। बात समझ गई? कोई यहां पर कोई डाउट? करें आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला प्रॉपर्टी है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात में आगे भी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यह इसको एक हिंदी में जिस नाम से परिभाषा लिखने के लिए आती है, जिस नाम से डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, वो होता है इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं इसको? या इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बात में आ गया भी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बात में आ गया भी? इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आती है कैसे कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी गैस या परमाणु हमारे पास है, गैसीय परमाणु हमारे पास होगा। अब हमने क्या करा था, गैसीय परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी अब तक त्यागा था, इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो धन आवेश बने थे। क्या बने थे भी? धन आवेश बने थे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। गेन, देखिए नाम से पता चला, गेन लब्धि मतलब प्राप्त करने। बात में आ गया? तो किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको हम बोलते हैं। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वो थोड़ा सा अंतर क्या है, बिल्कुल गैसीय परमाणु होगा, और बिल्कुल गैसीय परमाणु में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हुआ था, त्यागा था। देखो ध्यान से जरा पीछे देख लेते हैं, एक बार रिक्विक कर लेते हैं। यहां पर कहां गया, देखिए एरिया, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक, एक इलेक्ट्रॉन पृथक पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए सोडियम ये रहा, और इस सोडियम ने क्या कर दिया भाई, देखो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो इस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, बस यहीं पर नेगेटिव चार्ज, पृथक की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्रहण करके या ग्रहण करने में, ठीक है। यहां होगा किसी गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश से, किसी गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यहां पर क्या होगी, निर्मुक्त होगी। एक गैसीय परमाणु में या किसी भी गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, या जितनी भी ऊर्जा उपयोग में वहां पर उत्सर्जित होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात में आगे भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है भाई, बात में कर रहे हैं, किसी गैसीय परमाणु में, अभी थोड़ा सा अधूरा हो गया है, किसी गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश से बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब उत्पन्न लिख सकते हैं, उत्पन्न होती है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लाब्धि लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बात में आ गया भाई, किसी भी गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर कर लें, मैंने कोई एलिमेंट Cl ले लिया, लो Cl ले लिया। अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो इट मीन्स उसके बाद क्या जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, और Cl नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब क्या है, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ग्रहण किया तो यहां पर ऊर्जा क्या होगी, निर्मुक्त होगी। यहां पर ऊर्जा क्या होगी, ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर परमाणु कैसा होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए, सही बात है नहीं, यहां पर परमाणु कैसा होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जब इसमें गैसीय परमाणु होगा, जरा देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे Cl है, Cl गैसीय अवस्था में है और इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, प्लस, देखो यहां पर प्लस लिखा हुआ ना, Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया, और जब प्राप्त कर लिया है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, बात हमारी नहीं, जब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद इसमें से क्या होगी, ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ऊर्जा क्या होगी, इसमें से उत्पन्न होगी, और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसी को हम बोलते हैं लब्धि एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं। ठीक है, इसे यहां पर लिख देते हैं। देखो Eg का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या EGH भी बोल सकते हैं, एनर्जी H भी बोल सकते हैं और E भी बोल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है H। एंथैल्पी को मोस्टली हम H से रिप्रेजेंट करते हैं तो H लिख देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। लो जी, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी भी होगी वहां पर हो जाएगा, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पर लिख दिया है। क्लियर है भाई। अब प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ लेते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। देखिए जब उसको करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, जब उसका रिलेशन निकालते हैं तो निकालने के साथ साथ आप जानेंगे कि जो परमाणु साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रभावी नाभिक का चार्ज जैसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। बात में आगे भाई, अरे बात में आती है, अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इसका मान भी बढ़ता जाएगा। ये बात कर लेते हैं, रुक जाओ। पहला है परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ, बढ़ते के साथ साथ नहीं, बढ़ने के साथ साथ, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है अभी, इसको EGE भी बोल सकते हैं, या IgE भी बोल सकते हैं, आयनियस एंथैल्पी, चलो छोड़ो, के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, का मान बढ़ता। बात समझ आ गई?
जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे ही इसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जैसे जैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे भी इसका मान बढ़ेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। बात में आ गया भाई। प्रभावी नाभिक आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसका मान भी क्या हो जाता है भाई, बढ़ता जाता है। आई होप ये वाली दोनों पॉइंट बात समझ में आए होंगे। उसके साथ साथ यहां पर यह भी होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं, ठीक है, ठीक है, अरे बात समझ आ गई भाई। जैसे अब इसका वो भी पढ़ लेते हैं, जैसा मैं पीछे पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, और जी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, ये सब चीजें, सॉरी, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है। तो ऋणात्मकता का मान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। क्या होता है भाई, ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लिखवा दें उस बात को, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं किसकी, चलो ठीक है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर, जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो किसका भाई, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक से अधिक ऋणात्मक होती जाती है, अधिक से अधिक ऋणात्मक होती जाती है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये कम ऋणात्मक होती है, जाने पर कम ऋणात्मक होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम बाईं आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो ये चाहे बहुत ज्यादा ऋणात्मक होती चली जाती है। जैसे देखो आप देखेंगे अधिक ऋणात्मक होती जाती है, यानी कि बहुत कह सकते हैं बढ़ता जाता है, घटता जाता है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, घटता जाता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ता जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ये बिल्कुल अभी जो पीछे लिखवाया था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। लिख भी देता हूं लो मैं, छोड़िए इतना ही बहुत है,
ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अरे बात समझ में आ गई। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे चल सकते हैं। और आगे चलने के बाद हमारा जो टॉपिक है, अभी कुछ टॉपिक रहे हैं, अभी एक मिनट में सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ तक बात में आया सबके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे चलने के बाद हम क्या बात करते हैं, अब क्या बचा हमारा, आयनोस एंथैल्पी भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मीन्स, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड मैंने बहुत बार यही एग्जांपल लिया है, HCl। ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। इस कोवलेंट कंपाउंड में आप जानते हैं कि यहां पर क्या है, या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, कोवलेंट बना है, कंपाउंड बना है, तो उसके बीच कैसा, उनके एलिमेंट या उसके एटम के बीच में जो बना बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। आप ये भी जानते हैं कि जिस कंपाउंड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, या एक सिंगल हो डबल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। कि जब टू एलिमेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड बना होता है और वो एक बॉन्ड है, तो इट मीन्स उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि इस वाले बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यह है कि जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट हो चाहे कैसा भी बॉन्ड हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉन्ड बनना चाहिए, तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बात करें कि कोवलेंट में, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बस किसी किसी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाते हैं, वो अलग चीज है। बट ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर एक बॉन्ड मिल जाए तो एक बॉन्ड का मतलब है कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात समझ आ गया? एक बॉन्ड का मतलब क्या है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो किसके हैं किसके नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी नेचर पर। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुआ तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे करके उससे अपने से अटैच कर देता है। आयनिक बॉन्ड हुआ तो छीन करके बनते हैं, और जी अगर कोवलेंट बॉन्ड हुआ तो शेयर करके बनते हैं एक दूसरे से, वो भी शेयर करेगा वो भी शेयर करेगा, शेयर करके बन जाते हैं। ठीक है, अब शेयर तो इन्होंने कर लिया, लेकिन अगर इसमें बंटवारा कर दें, बॉन्ड फिशन कराएं, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की जाए, और जब बॉन्ड टूटेगा तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन सा परमाणु अपनी तरफ को खींच लेगा, कौन सा तत्व अपनी तरफ को खींच लेगा, तो वो तत्व अपनी तरफ को खींच लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ को खींच लेता है। बस जब ये खींच लेता है तो इसका मतलब ये है कि जो वो खींचने की टेंडेंसी थी,
जो खींचेगा वो किस चीज से खींचेगा, वही टेंडेंसी, वही कैपेसिटी, बात में आ गया, वही क्षमता, जिस क्षमता से वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा, किस इलेक्ट्रॉन को, साझे का जो कोवलेंट बंध था, ठीक है, जो संयोजी बंध था, उस बंध में, सहसंयोजी बंध जो था, उस बंध में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींचने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं उसको बेटा। बात समझ आ गई? तो कोई भी नहीं, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, किसी भी सहसंयोजी यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को या किसी भी सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसके युग्म को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। या किसी सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले, किसी सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को भाग लेने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, देखिए लिख दिया है, दोबारा हो गया, साझे के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बात में आगे भी, कोई भी उपसहसंयोजी बंध था, सहसंयोजी बंध था, उस सहसंयोजी बंध में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ को खींचने की जो क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई भी तत्व अपनी तरफ को जो खींचेगा, जिस क्षमता से भी खींचेगा, जो भी क्षमता है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें इसके प्रभाव क्या क्या हैं, मतलब फैक्टर क्या हैं, कैसे कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे घटेगी, ये भी बात कर लेते हैं। कारक, पहले की बात कर लेते हैं, पहला कारक क्या है। देखिए जैसे जैसे आवर्त है, आवर्त में जैसे जैसे बाईं ओर बढ़ेंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे, ठीक है, बाईं इधर है, ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब बाएं हाथ है, ये राइट हैंड है, यानी कि लेफ्ट दायां हाथ है। तो बाएं से जैसे जैसे हम दाएं की ओर चलेंगे, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा भाई, घटता जाएगा। क्या होगा, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाएगा। तो लिखेंगे आवर्त में बाईं से दाईं ओर
जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, परंतु ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान परंतु ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। बात में आ गया? क्या होता है अभी? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, सॉरी, बाएं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा भाई? घटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? अरे बात समझ आ गई भाई? हाँ जी। ऐसे ही अगर हम परमाणु का आकार बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें भाई? परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। परमाणु त्रिज्या का मान अगर बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं, परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा, ठीक है भाई, तो भाई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं। परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। बात समझ आ गई? जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे ही विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा भी? वो बढ़ेगा तो वो घटेगा। ठीक है, अरे बात समझ आ गई? ठीक है, तीसरा पॉइंट है आवेश बढ़ने के साथ जब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो उसके साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। बात समझ आ गई? जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे ही विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। ठीक है, अरे बात समझ आ गई भी? यहां पर जैसे मान लेते हैं यहां पर सोडियम है। ठीक है, सोडियम का एग्जांपल ज्यादा लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर क्या है? सोडियम है, और जब ये सोडियम है तो सोडियम या लिथियम ले लेते हैं, सोडियम, चलो सोडियम ले लिया, तो सोडियम से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान किसमें होगा? Na पॉजिटिव पर होगा। या जैसे Li है, Li पर क्या है? कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और Li से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अगर Li से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी वो किसकी होगी भाई? Li पॉजिटिव की होगी। ठीक है, या नेक्स्ट एग्जांपल है जो Fe2 पॉजिटिव है, एक तो था Fe2 पॉजिटिव, तो इससे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा वो किसका होगा भी? Fe3 पॉजिटिव का। यानी कि जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है अभी? बात समझ आ गई यहां तक? और चौथा पॉइंट अगर बात करें, अक्रिय गैसों की, जो भी अक्रिय गैस होती हैं
अक्रिय गैस मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? अक्रिय गैस मतलब जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, नोबल गैसेस जो होती हैं। अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता कौन सी अक्रिय गैसें? जैसे एच होती है, एनी होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टोन होती है, जिनोन होती है, रेडोन होती है। ठीक है भाई। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे जिनको कहते हैं हम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये जो होती है ये सब गैसें की विद्युत ऋणात्मकता, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है, यानी कि शून्य होती है। शून्य होती है। बात समझ आ गया? इनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करती नहीं है। तो भाई नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? शून्य होती है। ये छीनते ही नहीं है, शून्य इनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। बात समझ आ गया भाई? पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी कुछ मदद भी ली जाती है। ये क्या काम करती है? विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग जो किया जाता है वो बंध की प्रकृति, यानी कि पोलर है या नॉन पोलर है, यानी कि ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, उसका पता लगाने में। और सेकंड थिंग अगर बात करें तो जो पोलरिटी होती है, ध्रुवता होती है, ध्रुवणता, उसको पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका भी? विद्युत ऋणात्मकता का। तो लिख देते हैं एक पॉइंट और, है ना? वैसे तो इतने ही बहुत थे, लेकिन एक पॉइंट और लिख देते हैं। लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसका उपयोग किसमें भाई? ध्रुवणता, तथा ध्रुवीय आघूर्ण, नहीं, ध्रुवीय नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने में किया जाता है। बात समझ भी? जो विद्युत ऋणात्मकता आपकी होती है, इस विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग ध्रुवणता ज्ञात करने में या द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। और समझ में आने के साथ साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है? क्योंकि हमें आज चैप्टर कंप्लीट करना है और थोड़ा सा वो बचा है, बैलेंसी वगैरह ये चीज़ें बची हैं और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता मतलब बैलेंसी। चलो लिख देते हैं बैलेंसी। देखिए संयोजकता क्या होती है? कोई भी तत्व है, उस तत्व की एक स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसकी ग्राउंड स्टेट भी इंग्लिश का ही वर्ड है, स्थिरता। ठीक है? स्थिर अवस्था यानी कि स्टेबल फॉर्म पाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं?
संयुक्त मतलब उसके लिए जो कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्यतम कोष की को पूर्ण रूप से भरते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है या जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं उनको संयुक्ता बोल देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी संयुक्ता की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ओनली 1 मिनट के लिए। ठीक है, अभी क्लास चल रही है। चलिए शुरू कर लेते हैं ना। संयोजकता, देखिए संयोजकता क्या होती है। संयोजकता वो क्षमता होती है जिसमें वो अपने उदासीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है ना, उदासीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उदासीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे बाह्यतम कोष है और बाह्यतम कोष में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम जानते हैं कि बाह्यतम कोष में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो गई, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है इसकी, यानी कि जुड़ने की क्षमता होती है दूसरे कंपाउंड के साथ, और इसी को हम बोलते हैं उसकी संयुक्ता। ठीक है भाई, बात में आ गया। हाँ जी, ऐसे तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी हम संयुक्ता कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के ये है कि कंबाइनिंग स्टेट होती है। देखो क्या होता है, किसी परमाणु में या किसी परमाणु द्वारा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या किसी अन्य परमाणु द्वारा जुड़ने के लिए
आवश्यक इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉन, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, या बाह्यतम, या बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की, उस परमाणु की संयोजकता कहलाते हैं। बात में आ गया भी। अब वर्ग में तो नहीं, वर्ग में तो स्थिर रहती है, हम लिखेंगे आवर्त में पहले। आवर्त में, आवर्त सही से लिख देते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता, संयोजकता एक से, संयोजकता 1 से 4 तक, 1 से 4 तक बढ़ती जाती है, परंतु देखिए बात होती क्या है, जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो परमाणु क्या कहते हैं, संयोजकता जो होती है 1 से 4 तक तो बढ़ेगी, फिर उसके बाद परंतु उसके बाद 0 तक या 0 तक घटती जाती है। बात समझ आगे भी, पहले 1 से 4 तक क्रमशः बढ़ती चलेगी, पहले वर्ग में है तो 1, उससे अगले में चलेगी 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 4 के बाद हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इस तरह से पहले 4 तक बढ़ेगी और फिर 0 तक घटती जाएगी, ठीक है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर यह स्थिर रहती है। बात समझ में आगे भी, अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चले जाए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर रहेगी। ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तब भी स्थिर है, और नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तब भी स्थिर है। आई होप ये वाली बात भी आपके समझ में आई होगी। बात समझ में आगे भाई। उसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था की भी यही बात होती है, बिल्कुल सेम जो संयोजकता है वही ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि उस पर अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ऋणात्मक या धनात्मक आवेश जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। चलो लिख देते हैं ऑक्सीकरण अवस्था भी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। तो किसी तत्व पर या किसी परमाणु पर, किसी परमाणु पर अधिक से अधिक आवेश, किसी परमाणु पर उपस्थित
किसी परमाणु पर उपस्थित अधिक से अधिक आवेश उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। बात समझ आगे भाई। किसी भी कोई परमाणु है, कोई भी तत्व है, उस तत्व पर अधिक से अधिक जितना भी आवेश होगा, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अधिक से अधिक जितना भी आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। बात समझ आगे भी। उसको हम क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। क्लियर है? ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ है उसके गलनांक एवं क्वथनांक। कोई बताए गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में? जी, कौन बताया गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में? बता जल्दी फटाफट कोई। कोई बताया गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में? देखिए होता क्या है, जो धातुएं होती हैं उनका अपना गलनांक एवं क्वथनांक अलग होता है, जो अधातुएं होती हैं उनका अपना गलनांक एवं क्वथनांक अलग होता है। देखिए अगर बात की जाए धातुओं में, एक धातु है डब्लू, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। एक धातु है टंगस्टन, यानी कि जिसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस धातु का सबसे अधिक, इस धातु का क्या होता है? सबसे अधिक गलनांक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गलनांक इसका होता है। अगर बात करें अधातुओं का, तो एक अधातु है कार्बन, और कार्बन में भी उसका जो एक अपरूप होता है डायमंड, ठीक है, हीरा। तो डायमंड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है नॉन मेटल्स में। अगर देखा जाए तो इसका 4000 के आसपास गलनांक होता है, इसका 3600 के आसपास, 3600 3700 के आसपास इसका गलनांक होता है। ये भी ध्यान रखना। अभी देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि 3600 होता है, 36 37 होता है, इसके ही आसपास, इसकी ही रेंज में इसका गलनांक होता है। ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि अलग अलग मेटल का अपना अपना अलग अलग गलनांक एवं क्वथनांक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होता है किसका? मेटल का, यानी कि धातु का, वो है टंगस्टन यानी कि डब्लू। और जो अधातु है, एक अधातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, वो क्या है आपके सामने? डायमंड, यानी कि कार्बन। और कार्बन का ही एक अपरूप होता है जिसको हम बोलते हैं डायमंड। ठीक है। अभी बताइए लिखवाएं इसको या नहीं लिखवाएं? चल लिख देते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? किसी तत्व का, या एक मिनट, तत्व का ही क्यों लिखते हैं, किसी का भी हो सकता है ना। वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ कर दे, वह ताप जिस पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ करती है, गलना प्रारंभ करती है, वह उसका गलनांक तथा वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलना
प्रारंभ करती है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। बात समझ आगे भी, वह ताप जिस पर कोई वस्तु उबलना प्रारंभ करती है वह उसका क्वथनांक हो जाता है, और वह ताप जिस पर कोई वस्तु क्या करती है भाई, क्या करती है, गलना प्रारंभ करती है, तो वह उसका गलनांक कहलाता है। आई होप ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या है, आकर्षण बल बढ़ने के साथ साथ तत्वों का, आकर्षण बल बढ़ने के साथ साथ तत्वों का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। बात समझ आगे भी, जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे ही तत्वों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या हो जाता है भाई, बढ़ता जाता है। आपके सामने है कि जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे ही उनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ आ गया भाई। अरे बात समझ आ गया। अरे बात समझ आ गई यहाँ तक। अगला पॉइंट है टंगस्टन, यानी कि डब्लू जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। एक धातु है जिसका नाम क्या है भाई, टंगस्टन होता है। टंगस्टन है का गलनांक, टंगस्टन धातु का लिखना चाहिए क्योंकि धातुओं में आती है। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे होता है भाई। जो आपकी टंगस्टन धातु है उस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है भाई, और होता कितना है इसका, 3600 के आसपास कर लेते हैं, 3603 केल्विन के आसपास इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कार्बन, यानी कि क्या कहते हैं इसको, डायमंड, हीरा, अधातु का गलनांक सबसे अधिक होता है और इसका होता है 4000 केल्विन के आसपास। ठीक है, यानी कि धातुओं में सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो होता है टंगस्टन का, जिसका गलनांक है 3603, 3604, 3600 के आसपास। और एक है डायमंड, अधातु है जो, और धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, कार्बन का, कार्बन मतलब डायमंड का, और डायमंड का होता है इतना। आई होप ये वाली बात भी आपके समझ में आई होगी। ये बात समझ में नहीं आई, आगे होगी, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। घनत्व की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। जो लिथियम धातु है,
लिथियम धातु का घनत्व सबसे कम होता है, जबकि इरिडियम, किसका भी, इरिडियम इरिडियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखो भी घनत्व की बात मैं बताऊं, जैसे मान लेते हैं आपने 1 लीटर लिया, 1 लीटर का कोई वेसल बर्तन ले लिया, उस बर्तन में आपने क्या रखा, वाटर को अगर आप रखेंगे तो 1 किलो के आसपास ही बैठता है। लेकिन वहीं पर आप वाटर की जगह मर्क्यूरी अगर ले लें, पारा अगर उसमें हम रख भर दें, तो पारे का जो किलो में आप उसको नापेंगे तो 13 के आसपास, 13 किलो के आसपास वो बैठेगा, 13 केजी के आसपास वो बैठेगा। लेकिन अगर हम पारे को भी ना लेकर के उसमें ले लें, इरिडियम को ले लें, आईआर को ले लें, तो 22 किलो से भी ज्यादा आएगा। मतलब 1 लीटर के बर्तन में ही 22 किलो भरा जा सकता है इरिडियम। इसमें लगा लो इतना भारी होता है, इतना घनत्व अधिक उसका होता है। 1 लीटर में अगर आप वाटर भरेंगे तो 1 किलो के आसपास ही बैठेगा, मर्क्यूरी भरेंगे तो 13 किलो, यानी कि 1 लीटर के अंदर ही 13 किलो मर्क्यूरी आ जाएगा। अगर भाई इरिडियम की बात करें हम, तो 1 लीटर के अंदर ही लगभग 22 से 23 किलो के आसपास उसमें इरिडियम भरा जा सकता है। वो आप लगा लीजिए कितना भारी होता है, यानी कि इतना सा ही इरिडियम 22 किलो 23 किलो हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा घनत्व उसका होता है। आई होप ये वाली बात भी आपके समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकता है कोई भी, अभी भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई अगर पूछना चाहता है तो बता सकता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर गलनांक के क्वथनांक के साथ साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, मतलब अंत करते हैं। ठीक है, लगभग हमारे चैप्टर बिल्कुल खत्म ही हो गया। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। देखिए 1-2 डेफिनेशन रह जाती हैं कहीं, अगर आपके सामने कोई आए तो पूछ सकता है उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको कुछ और भी बातें करनी है या फिर और भी इसके बारे में डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट ला सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए फिर से एक बार हम धन्यवाद आपको बोलते हैं, दिल से धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है जी, अगर इस चैप्टर से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता सकते हैं। अब हम कभी भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई भी, चाहे तो रेडॉक्स रिएक्शन करा लेते हैं या जो भी आप चाहें उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब चौथा चैप्टर जो भी आप चाहें आपकी इच्छा से स्टार्ट हो जाएगा या फिर नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं सेम टाइम पर या सेम क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो जो भी होगी। ठीक है, धन्यवाद।